हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे क्लास 8 का साइंस का सेकंड लेसन का पार्ट 1। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे लिए जो हार्मफुल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो टाइप्स थे। ठीक है, आज हम उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम पीछे वाले वीडियो का आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने वीडियो को। तो शुरू करते हैं इसके टाइप्स से। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने बताया था बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम उनको 5 लेकर चलते हैं। ये जो वायरस है हम इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर शामिल कर लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वायरस सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बॉडीज हैं, उन्हीं के ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक अंग मानते हैं, पार्ट मानते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 भागों में बांटा: बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया दीज आर वेरी स्मॉल। ठीक है, क्या बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड, जिनमें एक ही सेल पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिसेलुलर जीव किसे कहते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। यानी यूनि का मतलब होता है एक, जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल्स पाए जाए उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, सब कुछ एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक मतलब सेल्स होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कई मिलियंस सेल्स होती हैं। ठीक है, डॉग है, काऊ है, बफेलोज है, ये भी क्या है आपके मल्टी सेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल्स, यानी जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन सेल वॉल पाया जाता है। ये नोट करना बच्चों, जब हम डिफरेंस करेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, तो उनमें ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर्स उनमें नहीं होती हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ क्या होती है, सेल वॉल्स होती है, कोशिका भित्ति हम इसे हिंदी में बोलते हैं। अब मेनली 3 टाइप्स बैक्टीरिया हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उनके ग्रुप शामिल हैं। वो कौन कौन से देखिए। पहला स्पेरिकल बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपको बुक के अंदर दिख जाएंगे आपके, ठीक है, डायग्राम में। दूसरा आपका रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ये आपके बुक के अंदर कॉमन है। इसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है, कुछ आपको इस प्रकार का फिगर मिलेगा, उसमें वहां पे लिखा मिलेगा रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। तीसरा टाइप होता है इसका स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये 3 टाइप्स के बैक्टीरिया को हम मेनली लेकर चलते हैं। अब देखिए, इन बैक्टीरिया से जो कॉमन जो डिजीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया कौन कौन सी हैं जिन्हें हम जानते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। देखिएगा, टाइफाइड, ठीक है, आपने टाइफाइड के बारे में सुना होगा। ठीक है, टीबी जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, टीबी आपने सुना होगा आम, जिसमें बलगम, खांसी आती है, कफ आता है। ठीक है, उसे उसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं टीबी। फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। देखिए, आपने देखा होगा कई बार हमें या हमारे किसी नॉन को फूड पॉइजनिंग हुई, मीन्स उसको बहुत सारी वोमिटिंग हो रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी उसने भोजन खाया उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जो उसके स्टमक ने डाइजेस्ट वो उसको नहीं कर पाया, इसलिए उसको क्या हो जाती है, फूड
पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे, वायरसेस। अब जो सेकंड टाइप है वो आता आपका वायरसेस। देखिए, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो कहां पे डेवलप हो सकते हैं, कहां पे उत्पन्न हो सकते हैं, सिर्फ सेल के इनसाइड। किसकी सेल के अंदर? जो होस्ट होगा। होस्ट कौन? जिसके ऊपर वो वायरस रह रहा है। ठीक है, होस्ट का मतलब मालिक, यानी जिसके ऊपर वायरस रहेगा वो उसका होस्ट हो जाएगा। वो क्या हो सकते हैं? वो कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट्स हो सकता है, तो वायरस उनके ऊपर हो सकते हैं। वायरस की एक और पहचान है बच्चों, ये आगे क्या होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यानी ये रिप्रोड्यूस होते रहते हैं ऑटोमेटिक, और इनकी संख्या काफी हद तक बढ़ जाती है। वायरस आजकल आपने देखा होगा कि जो वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, ये आगे आगे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका रिप्रोडक्शन रेट काफी हाई जा रहा है। ठीक है ना, तो जो वायरस है वो आगे रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार भी, जैसे हम कोरोना की बात करें तो सरकार भी कह रही है कि आप एक डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि ये जो वायरस है किसी लिविंग बॉडी के ऊपर ही क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, और अगर आप वहां उसके कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो आप भी एक लिविंग बॉडी है, वो आपके अंदर भी आ जाएगा और वहां पे सर्वाइव करेगा, जिससे क्या होगा, आगे स्प्रेड होगा। इसलिए हमने क्या करना है, घर पर ही रहना है, डिस्टेंस को बनाए रखना है। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिजम्स पर रहेगा, जो कि आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायरस के द्वारा क्या क्या डिजीज हो सकती है। देखो बच्चों, वायरस दिखता नहीं है, ठीक है, तो इससे जो डिजीज आ रही है उसके लिए तो हमें प्रिकॉशंस ही लेने पड़ेंगे, सावधानी ही बरतनी पड़ेगी। देखिए, कॉमन कोल्ड, आपको छींके आती है, स्नीजिंग, ठीक है, मतलब वेदर कंडीशन के अनुसार तो अगर एक वो आपको कॉमन कोल्ड, तो एक वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको समर के अंदर भी आपको आ रहा है तो वो क्या है, उसका प्रभाव है वायरसेस। ठीक है, विंटर के अंदर भी उसका प्रभाव होता है वायरसेस। इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू बोल देते हैं, ठीक है, वो आई फ्लू भी हो सकता है, वो कोई किसी प्रकार का फ्लू हो सकता है। ठीक है, पोलियो, ठीक है, पोलियो भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। HIV एड्स, ठीक है, HIV एक वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है बच्चों, ये एड्स नाम की बीमारी देता है। ठीक है, मैंने इन दोनों की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो एग्जाम के अंदर ये दोनों डेफिनेशंस काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जब आप आगे जाएंगे तो भी इन डेफिनेशंस का, सॉरी, इनकी फुल फॉर्म के बारे में काफी पूछा जाता है। तो मैंने लिखी है यहाँ पे, देखो, HIV की है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स के लिए है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वायरस के बारे में। मैंने आपको बताया कि वायरस जो आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, रिप्रोडक्शन इनका ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, इसलिए इनको रोकने का एक ही तरीका है कि जो चेन सिस्टम है अगर हम उसको ब्रेक कर दें, यानी इनको, वायरस को अगर कोई होस्ट ना मिले जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे हैं, कोई सेल्स इनको ना मिले जो लिविंग है, तो क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो सकते हैं, अदरवाइज ये खत्म नहीं होते, इनका कोई फिर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ वैक्सीन ही इनका एकमात्र इलाज है। जैसा हम ये अब देख पा रहे हैं, कोरोना के अंदर अभी वैक्सीन की खोज सभी देश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस वायरस का पता नहीं है किस प्रकार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे ये फैल रहा है, क्योंकि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वायरस। अगला जो हमारा प्रकार है वो हमारा प्रोटोजोआ। जो तीसरा टाइप है बच्चों वो आता है आपका प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ, दीज आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब कि ग्रुप हैं किसका, सिंगल सेल्ड, यानी यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक ही सेल्स पाई जाए, विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, जिसको हमने क्लासिफाई किया है किस रूप में, एनिमल्स के रूप में। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ
प्रोटोजोआ वो क्या क्या है आपके, वो आपका है अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ये आपके कॉमन एग्जाम्पल है जो आपके आने वाले जो साइंस के लेसन्स रहेंगे बायोलॉजी के उनमें काफी मेन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जितनी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरसेस फैला रहे थे उनके मुकाबले में प्रोटोजोआ हमें काफी कम बीमारी प्रदान करते, लेकिन है ये भी हानिकारक। ठीक है, जैसे मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के ही कारण होता है। ठीक है, उनके जो टाइप्स है आपके प्लाज्मोडियम, ये इन्हीं की वजह से क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एल्गे की। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट आता है आपका एल्गे। देखिए एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है जैसे प्लांट्स की होती है वैसे ही इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए जितने भी आपके हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही वो अपना भोजन खुद बना पाते हैं और वो ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाएं, और ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, एंड फूड बाय फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स बनाते हैं वैसे ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन ये प्लांट से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्रॉपर उनकी रूट्स होती हैं, प्रॉपर उनका स्टेम होता है, प्रॉपर उनके लीव्स होते हैं। लेकिन जो आपका एल्गी होता है इसके अंदर कोई प्रॉपर रूट्स नहीं होती हैं, कोई प्रॉपर स्टेम नहीं होता, कोई प्रॉपर लीव्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे उनसे थोड़ा डिफरेंट है, बट ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं जिस प्रकार से आपके ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जाम्पल है, देखिएगा स्पाइरोगैरा, ब्लू ग्रीन एल्गे और क्लोमोडोमोनास, ये इसके एल्गे के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए आपके जो स्पाइरोगैरा और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके मल्टी सेलुलर हैं, और जो आपका क्लोमोडोमोनास है ये आपका सिंगल सेल्ड है। अब जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे है तो इसका और भी काम है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है ये उसको क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का एक साइकिल है, जिस प्रकार ऑक्सीजन का साइकिल है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और जो पेड़ होते हैं उसको रिलीज करते हैं, हम जो CO2 रिलीज करते हैं उनको पेड़ लेते हैं, तो एक साइकिल बन गया ना। ठीक है, कि हम कोई चीज रिलीज कर रहे हैं तो पेड़ पौधे उस चीज को रिसीव कर रहे हैं, और जो वो रिलीज कर रहे हैं उसे हम रिसीव कर रहे हैं, तो एक साइकिल है। उसी प्रकार जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गे हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है जिसका यूज हो रहा है एटमॉस्फेयर में रहने वाले अनदर जो भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसको फिर क्या करते हैं, वापस से फिक्स करने में इनका भी काफी अहम रोल होता है। ठीक है, अब आता है आपका इसका जो लास्ट टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो आता है आपका फंजाई। ठीक है, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है फंजाई। These are a large group of organisms which do not have chlorophyll। यानी ये क्या है, एक ग्रुप है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। अभी मैंने बताया जिस प्रकार एल्गे थे उनके पास क्लोरोफिल था, इसलिए क्या कर पा रहे थे, अपना भोजन खुद बना पा रहे थे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब इनके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है। लेकिन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अब इनके अंदर नहीं है तो अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ईस्ट जिसे हम खमीर बोलते हैं, राइजोपस जो कि आपका ब्रेड मोल्ड कहलाता है, पेनिसिलियम और एस्परगिलस। ठीक है, ये आपके कुछ
उदाहरण है जो आपके फंजाई को रिलेट करते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा रिंगवॉर्म, ठीक है, जो आपके हाथों पर निशान बन जाते हैं, जिसे आप दाग वगैरह कहते हैं, ठीक है, तो वो इस फंजाई की ही देन है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका माइक्रोस्कोपिक जो पिक्चर है वो किस प्रकार हो सकता है आपके बैक्टीरिया का, आपके वायरसेस का, प्रोटोजोआ, एल्गे और फंजाई का, कि इनका हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किस प्रकार से हम उनकी पिक्चर को देख सकते हैं। ये मैं अभी आपको बुक के अंदर जो डायग्राम उनकी सहायता से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो शेप है ये होती है आपके बैक्टीरिया की, ठीक है। जो रोड शेप्ड मैंने बैक्टीरिया बताए थे वो आपके कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, ठीक है। हम बात करें वायरसेस की, तो वायरस के कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं बच्चों। ये माइक्रोस्कोपिक वायरसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो देखिए आप, ये आपका अमीबा है, ठीक है, और ये आपका पैरामीशियम है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये पैरामीशियम है। और आगे देखिएगा, ये जो आपके टाइप्स है ये आपके एल्गे के टाइप हैं बच्चों। ये देखिए क्लोमोडोमोनस, और आपका ये है स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये आपका स्पाइरोगायरा है, ये आपका क्लोमोडोमोनस है। हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई के अंदर ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा ब्रेड मोल्ड है जिसे हम राइजोपस बोल रहे हैं, ये हमारा पेनिसिलियम है, और ये हमारा एस्परगिलस है। ये देख लीजिएगा इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार, ये हाथ के जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपने सभी स्ट्रक्चर्स भी बनानी है नोटबुक के अंदर। अब बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं, ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। तो देखिए ये कहाँ कहाँ आपके पॉन्ड्स में रह सकते हैं, तालाब, लेक्स में जो झीलें हैं, वेल्स, रिवर्स और सीज, ये वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। अब इनके लिए चाहे कोई हॉट स्प्रिंग्स हो या आइस कोल्ड वाटर्स हो या सलाइन वाटर्स हो जिसे हम साल्टी वाटर्स कहते हैं, ठीक है, ये कहीं पे भी ये अपना जो है लिविंग वो कर सकते हैं, ठीक है। ये दे ऑल्सो ऑक्योर इन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, जो मतलब डेड हो जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स है या वो एनिमल मैटर्स हैं, ये उनकी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो रहते कहाँ पर है, सर्वाइव कहाँ करते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। देखिए पहले बात करेंगे पैथोजेंस। पैथोजेंस हम किसे कहते हैं? दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज कॉल्ड पैथोजेंस, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस, यानी बीमारी फैलाने वाले। जैसे ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, टेटनस, कोलेरा, एड्स, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, ये कुछ जो आपके हैं वो पैथोजेंस के द्वारा ही बीमारी फैलाई जाती है, कॉज बाय द पैथोजेंस। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, दोज माइक्रोबियल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी वो बीमारियां जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से किसी हेल्दी पर्सन को हो, किसी कम्युनिकेशन के तहत। वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि हम उसके साथ बैठे हैं, हमने उसके साथ में खाना खाया है, या हमने उसके कपड़े पहन लिए, या हम उसके बेड पे सो गए, तो वो कम्युनिकेशन जो हमने उसके साथ में किया उससे हमें वो बीमारी लग सकती है। अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो हमें वो बीमारी लग सकती है, ठीक है। ए हेल्दी पर्सन थ्रो, अब उसमें हवा भी एक मीडियम हो सकती है, वाटर भी मीडियम हो सकता है, फूड भी मीडियम हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट जैसे हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, हम किसी से गले मिल रहे हैं, तो वो फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएगा। आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज के ही उदाहरण है। जैसे देखिए एड्स मैंने बताया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है ना, मलेरिया, ये भी क्या है आपके कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है, जो पानी से फैले, हवा से फैले, ठीक है। जो भी वायरस से बीमारियां फैलती है वो सारी क्या होती हैं, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, या किसी के साथ में फिजिकल कांटेक्ट के साथ में बीमारियां फैलती हैं।
अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारी पैथोजेंस और कम्युनिकेबल डिजीज की। आगे हम बात करते हैं कि बीमारियां फैलती और किस प्रकार से हैं। जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफ में बताया कि बीमारी का फैलाने वाले आपके हवा हो सकती है, वाटर हो सकता है। अब हम इन्हीं चीज़ों को पॉइंट बनाकर एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। अब देखिए, जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है वो किस प्रकार से ऑक्योर होती है, किस प्रकार से वो फैलती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला बात, ब्रेथिंग ऑफ एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी हम ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। हम किसी ऐसी फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर धुआं है, ठीक है, या हमने कोई पॉलीथीन वगैरह जला रखी है, तो उनका जो धुआं होगा, ठीक है, या कोई भी मान लीजिए बड़ा शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, तो वहाँ का जो धुआं निकल रहा है व्हीकल से, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर्स, अगर हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो पहले से खराब हो चुका है, ठीक है, आप देखते हो जितने भी फूड आइटम्स जो होते हैं, जितने भी आप आर्टिकल देखते हैं, उनके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है और उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो जो अवधि होती है जब वो बना है और वो जहाँ तक लास्ट लॉन्ग वो चल सकता है, तो उसके ऊपर मेंशन होता है ताकि आप उसको उसी समय के अंदर खाएं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उसके एक्सपायरी डेट के बाद आप उसको खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें तो आप अवश्य देखें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है MFG, ठीक है, और उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। ठीक है, आप वो दोनों चेक करके ही चीज़ों को खरीदें, क्योंकि अगर आप गलती से भी कोई एक्सपायरी डेट खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, कई बार तो देखा जाता है कि उसमें जान भी जा सकती है। इसलिए छोटी सी लापरवाही है, इसको ना करें और सचेत रहें, सावधानी रखें। ठीक है, थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। अब देखिए, आगे आगे बरसात का मौसम आ रहा है तो उसमें घर के आसपास जो भी पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो मच्छर तो मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ रहते हैं, क्योंकि जो होता है रेनी सीजन होता है, पानी भरा होता है तो पानी में मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें इससे भी बचना है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स। देखिए, अगर हम ऐसे नीडल्स का यूज़ कर लेते हैं जो पहले ही किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को लगी हुई है, तो वो जो बीमारी है वो हमारे खून में मिलकर हमें भी इन्फेक्टेड कर सकती है। इसलिए हमेशा अगर आप कहीं पे भी इंजेक्शन लगवाएं तो आप देखें कि वो इंजेक्शन है, वो जो सीरीज है, वो नीडल है, वो क्या हो, नई होनी चाहिए। बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, तो उसके साथ में आप हमदर्दी जताएं। ठीक है, उससे आप हेट ना करें, उससे आप नफरत ना करें, बट सावधानी रखें कि आप उसके साथ में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना करें, उससे हाथ ना मिलाएं, उससे गले ना मिलें, क्योंकि आपकी लाइफ भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कैरियर्स ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। देखिए, जो मुख्य है, यानी बीमारियों को जो ये कीटाणु हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इनको लाने में जो अहम भूमिका होती है वो किस किस की होती है, वो देखिए, वो होती है हाउस फ्लाई। जो हमारे घरों में मक्खियाँ आपने आमतौर से देखी होंगी, तो ये मक्खियाँ क्या होती है, कीचड़ पे बैठती है, कोई गंदगी है, कूड़ा है, सभी पे बैठती है और फिर आकर ये हमारे खाने पे बैठ जाती हैं। अगर खाना हमारा कवर नहीं है तो ये मक्खियाँ उस पर बैठेंगी और जो इनके ऊपर जो भी गंदगी लगी है, जो भी बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, वायरसेस लगे हुए हैं, वो क्या होंगे, वो फूड पार्टिकल के अंदर चले जाएंगे। जो भी फूड आर्टिकल हमने रखा हुआ था उसके अंदर चले जाएंगे और फिर अगर वो खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हाउस फ्लाई जो है, मक्खियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है बीमारियों को फैलाने में। इसलिए साफ सफाई रखें, जो भी खाने की चीज़ें हैं उसको कवर करके रखें। सेकेंड है मॉस्किटोज। जैसे मैंने अभी बताया कि ये डेंगू भी इससे हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो हमें मच्छर को फैलने से रोकना है, यानी हमारे घर के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, क्योंकि ये हमेशा गंदगी में, या जो पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, ठीक है, कोई गड्ढा है, या जो हमारे घर में कोई टायर वगैरह है, कोई प्लास्टिक की और चीज़ें हैं जिनमें पानी
काफ़ी दिनों तक भरा रहता है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे घर के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए ताकि मच्छर ना पैदा हों। ठीक है, तो ये थे हमारे कि बीमारियां फैलती कैसे हैं। अब इन्हीं में छुपे हुए हैं कि हम उनसे बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, पहले पॉइंट को देखो। इसमें था कि अगर हम किसी ऐसी हवा में सांस ले रहे जहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से मौजूद हैं, तो हमने करना क्या है, हमने सेफ्टी यूज़ करनी है। हमें पता है कि हम किस इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि प्रदूषण लेवल हाई है, तो हम वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें। ठीक है, अगर हम मास्क का प्रयोग करेंगे तो जो एयर होगी वो उसमें से छनकर ही हम उसको रेस्पिरेशन करेंगे, सांस लेंगे, तो वहाँ पर बच सकते हैं। ठीक है, सेकंड है भोजन को और पानी को साफ रखें। साफ कैसे, कोई भी भोजन हो वो गर्म खाएं। ठीक है, अगर आपको जितनी भूख आप उतना ही खाना पकाएं। ये नहीं कि आपने, जैसे हम आमतौर पर कर जाते हैं कि जो कल की सब्जी है, कल का बचा हुआ कोई भी आटा है तो हम उसको आज यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी एक अवधि होती है, लेकिन अगर उसके बाद भी हम यूज़ करेंगे तो उसकी जो आपको जो उसका ताज़ा चीज़ का जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट उसके अंदर नहीं रह पाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप उसे अच्छे से ही मतलब प्रॉपर उसको पकाएं और प्रॉपर ही उसको खाएं। पानी है, पानी हो सके तो आप उसे उबाल कर ठंडा कर ही पिएं। ठीक है, उसे छानें ताकि आप किसी भी बीमारी से बच सकें, क्योंकि पानी से ही लगभग 80% हमें बीमारियां मिलती हैं। अगर हम साफ पानी पी रहे हैं तो आप मानकर चलें बच्चों कि आप 80% बीमारियों से आप बच सकते हैं। मॉस्किटोज, जैसा मैंने अभी बताया, अगर हम मच्छर हमारे आसपास रहने ही नहीं देंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, आसपास कोई पानी नहीं इकट्ठा होगा, कोई कीचड़ नहीं होगा, तो मच्छर नहीं होंगे। अगर मच्छर नहीं होंगे तो हमें फिर बीमारियां नहीं रहेंगी। ठीक है, ये मैं आपको प्रिवेंट कैसे करेंगे बीमारी से उसके बारे में बता रहा हूँ। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि आप ऐसी कोई भी नीडल या इंजेक्शन का प्रयोग ना करें जो पहले प्रयोग हो चुकी हो। ठीक है, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी किसी भी आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो उससे आप हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, उसके जो बर्तन यूज़ हुए हैं उनको आप सेपरेट तरीके से धोएं। ठीक है, उसके साथ में खाना ना खाएं, क्योंकि अगर आप उससे किसी प्रकार का कांटेक्ट रखेंगे तो वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके जो आपको बीमार कर सकते हैं वो आपके पास आ जाएंगे और आप भी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने मक्खियों से अपने जो भोजन को है वो बचाना है, भोजन को ढक कर रखना है, कवर करके रखना है, आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बीमारियों को मतलब रोक सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलती है वो देखिएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब ये फैलती किसके द्वारा, ये फैलती है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, अब इसका जो मोड होता है फैलने का वो होता है हवा, यानी टीबी के जो भी कोई भी जीव होंगे, सूक्ष्म जीव, वो हवा में रहेंगे। ठीक है, अब इसकी जो प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो जो पेशेंट होगा वो शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होगा उसे सबसे अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आजकल जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, इसमें जो कोरोना पेशेंट होते हैं उनको सभी मरीजों से अलग रखते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका मिसलेस। ठीक है, तो ये फैलता है आपका वायरस के द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, मोड क्या है, एयर है। तो जिसमें मोड एयर रहेगा उसके अंदर जो उसका जनरल प्रिवेंशन रहेगा वो ये रहेगा कि हम उस पेशेंट को क्या रखें, सबसे दूर रखें। अगला है हमारा चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स के अंदर ये भी वायरस से फैलता है। अब इसके जो मोड हैं वो दो हो सकते हैं, या तो हम हवा में हैं उस पेशेंट के साथ में, या हम उससे कोई कांटेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, यानी हमें उनसे, पेशेंट से जो भी बिलोंग करता है उनको हमने उससे अलग ही रखना है। ठीक है, आगे आता हमारा फोर्थ पे पोलियो। तो पोलियो होता है ये भी वायरस की वजह से ही होता है, और इसमें जो मोड है वो है एयर और वाटर। ठीक है, अब इसके लिए क्या प्रिवेंट है कि पोलियो के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो जो सुटेबल एज होती है पोलियो की
हम उस समय क्या करवा लें, वैक्सीनेशन करवा लें, टीकाकरण करवा लें, ताकि हमें आगे पोलियो की बीमारी ना हो। ठीक है, आगे हमारी चोलेरा, ठीक है, हैज़ा होती है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इसका जो मोड रहेगा वो वाटर रहेगा या फिर फूड, यानी कोई भी दूषित पानी या दूषित भोजन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें बचाव का उपाय क्या है कि हमने मेंटेन करनी पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, यानी हमने अपने आप को साफ रखना है। यानी जो भी पर्सनल हाइजीन है उसके अंदर ये आता है कि हम अपनी जो चीज़ों को अलग रखें, जैसे टॉवल है, कोई पर्सनल बेड है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें जो हम पर्सनल यूज़ करें, चाहे वो हैंकी है, कुछ भी है, हमने उसका इस्तेमाल स्वयं ही करना है, किसी और को नहीं देनी है। ठीक है ना, तो अब आगे और देखते हैं हम। टाइफाइड है, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से ही फैलता है। इसका जो मोड है वाटर है, और इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं प्रिवेंशन के लिए। और जो इसके कुछ प्रिवेंशन के जो उपाय हैं वो और देखिए आप, कि ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, यानी आपने क्या करना है, जो प्रॉपर उसको भोजन को पका कर ही खाना है। ठीक है, ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मैंने अभी बताया था आपको कि आपने साफ पानी पीना है, पानी को उबाल कर फिर उसे ठंडा होने के बाद ही पीना है। ठीक है, वैक्सीनेशन शुड बी डन, तो जो इसकी वैक्सीन है वो आपको पहले ही लग जानी चाहिए, जो टीके हैं इसके वो पहले ही लग जाने चाहिए। आगे देखिए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये इसका जो मोड है, सॉरी जो फैलाने वाले वो है वायरस, इसका जो मोड रहेगा वो रहेगा वाटर। प्रिवेंट करने के तरीके यही हैं कि आप साफ पानी पिएं, बॉइल्ड वाटर पिएं। ठीक है, और वैक्सीनेशन इसमें भी समय पर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आपकी मलेरिया, ये फैलती है प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, इसमें जो मोड रहेगा वो रहेगा आपका मॉस्किटो, मच्छर। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। देखिए, अगर हमारे आसपास पानी अगर इकट्ठा रहेगा तो उसके अंदर मच्छर पैदा होंगे, ब्रीड होंगे, इसलिए हमने क्या करना है, हमारे आसपास पानी को नहीं इकट्ठा होने देना है। ठीक है, आगे आता है हमारा डेंगू, ये भी मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, वायरस इसका वो रहेगा मोड। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, प्रिवेंट कि स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, यानी जो इंसेक्ट को मारने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसका स्प्रे करना है इन होम्स टू किल मॉस्किटोज। ठीक है, जैसे हम मच्छर को मारने के लिए काला हिट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं स्प्रेज। पुट फाइन वायर्स मैश और डोर्स एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग इनटू हाउस। देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे डोर्स होते हैं हम उसके साथ में एक और डोर लगा लेते हैं। ठीक है, जिस पे छोटी छोटी जालियाँ होती हैं, है ना, तो उन जालियों में क्या होते हैं, मॉस्किटोज अंदर नहीं जा पाते। ठीक है, और जो समर टाइम होता है उसके अंदर जाली में से हमारी हवा भी आती रहती है और मच्छर भी नहीं आते हैं। यूज़ मॉस्किटोज नेट और बेड्स फॉर स्लीपिंग, अगर आप सो रहे हैं तो आप अपने बेड के पास क्या रखें, मॉस्किटोज रखें। देखिए, अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तो फिर भी यहाँ पे जो इंसेक्ट्स है वो घूम रहा है। ठीक है ना, ये देखिए आप, तो ये तो मच्छर नहीं है लेकिन मच्छर की प्रजाति, ये भी इंसेक्ट ही है। यूज़ मॉस्किटोज रिप्लेंट क्रीम एंड डिवाइसेस, यानी आपने ऐसे डिवाइस यूज़ करने हैं जो क्या करें, मॉस्किटो को भगा दें। ठीक है, चाहे आप ऑल आउट लगाएं या आप कोई भी और चीज़ें लगाएं। ठीक है, और जो क्रीम्स हैं आप वो भी लगा सकते हैं जिससे कि मच्छर आपको नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टेबल्स जिसके अंदर हमने बताया कि बीमारियां किस प्रकार फैलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फूड पॉइजनिंग है वो हम किस प्रकार से देखते हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई भी मान लो भोजन है, अगर वो काफ़ी समय तक रह जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सड़ जाता है। ठीक है, तो टॉक्सिक हो जाता है, हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है, इसलिए हमने उसको रोकना है। तो कुछ जो ऐसे हमारे फूड आइटम्स हैं जिनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो कौन कौन से हैं वो हम अब वन बाय वन उनका पॉइंट बनाकर हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी हम भोजन को किस प्रकार से बचा सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन, ठीक है, सन ड्राइंग, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो भोजन है हम उसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी उसके अंदर जो पानी है उस भोजन में हम उस पानी को सुखा लेंगे जिससे वो चीज़ क्या हो, जल्दी से खराब ना हो। जैसे कि हमारे पास क्या होती है, मेथी होती है। ठीक है, और बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम सुखा कर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लाल मिर्च है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सुखाकर हम उनका प्रयोग करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है,
एंड जो उसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा, फिर वो सूख जाएगी, तो हम उसका लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड बाय हीटिंग, यानी उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। जैसे हम दूध लेकर आते हैं तो दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले बॉईल करते हैं, ठीक है। तो बॉईल करेंगे तो उसको हीट कर रहे हैं, जिससे कि जो दूध है वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, वो खट्टा नहीं होगा, ठीक है, वो दही के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, वरना दूध फट जाएगा, ठीक है। बाय कूलिंग, ठीक है। अब ठंडा रख के हम कैसे कर सकते हैं, कैसे भोजन को बचा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है, तो कोई भी वेजिटेबल्स अगर हम उसको फ्रीज में रख देंगे तो लंबे समय तक वो चल सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो पानी नहीं उड़ेगा, ठीक है, उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगा वेजिटेबल्स में तो वेजिटेबल ऐसे की ऐसी ही सुरक्षित रह सकती है। फ्रूट्स है, तो कोई भी फ्रूट्स है अगर आप उन्हें फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक वो भी ठीक रहेंगे। मिल्क है, अगर आप उसको पहले बॉईल करते हैं तो फिर आप उसको कहाँ पे रखेंगे, फ्रिज में रख देते हैं, उसको ठंडा करके थोड़ा सा, फिर आप उसको फ्रिज में रख देंगे, जिससे क्या होगा, वो लंबे समय तक चल पाएगा, वो खराब नहीं होगा। कर्ड है, दही है, दही भी अगर एक वैल्यूबल टेम्परेचर के अंदर अगर रहेगी तो दही जल्दी से खट्टी नहीं होती है, वो ताज़ा रहती है। बात करते हैं डीप फ्रीजिंग की, ये तो हुआ हमारा सिर्फ फ्रीज, हम उसका एक टेम्परेचर रखते हैं। बात करते हैं डीप फ्रीजिंग। अब डीप फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है, ठीक है, यानी माइनस में टेम्परेचर रखना पड़ता है, तब वो जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमने उसमें रखे हैं वो ठीक रहते हैं। जैसे लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो जो भी कोई मीट है, फिश है, तो हम उसको क्या करते हैं, डीप फ्रीज करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसको ठंडा वेदर कंडीशन चाहिए, सॉरी वेदर कंडीशन बोल रहा हूँ कि फ्रीजिंग कंडीशन उसको बहुत ही कम चाहिए, जैसे कि माइनस में उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाय कॉमन साल्ट, देखिए नमक अगर हम मिलाएं तो हम भोजन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कौन से भोजन, देखिए प्रिजर्व फ्रूट्स, ठीक है, सच एज रो मैंगोज, जो हमारा कच्चा आम होता है जिसे हम आमी बोलते हैं, कैरी बोलते हैं, जिसका हम अचार बनाते हैं, लेमन नींबू, आंवला, ठीक है, आंवला, लेकिन ये सारा किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स। अगर जब हम अचार बनाते हैं तो हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, कॉमन साल्ट ऐड करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। तो आगे इसके और भी वो जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ लेंगे अभी। अब आगे देखिए, प्रिजर्वेशन फूड बाय शुगर, यानी हम भोजन के अंदर शुगर ऐड करके भी उसको सेव कर सकते हैं। देखिए, शुगर इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग जैम्स एंड जेलीज, ठीक है, जो आप जैम और जेली खाते हैं उनको बनाने में, उनको आगे लंबे समय तक सेफ रखने में, उनको खराब होने से बचाने के लिए उनमें शुगर को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब शुगर किस किस में ऐड किया जाता है, देखिए आपको पता होना चाहिए जैम्स और जेली आप किस किस फ्रूट से खाते हैं। तो देखिए कॉमन जो फ्रूट्स हैं जिनके आप जैम और जेली खाते होंगे वो हैं एप्पल, आम, गुआवा, ठीक है, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके आप जैम्स और जेली खाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय मस्टर्ड ऑयल्स, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल्स होता है आपका सरसों का तेल, ठीक है, और विनेगर, विनेगर होता है आपका सिरका, इसे हिंदी में बोलते हैं सिरका, ठीक है। अब आप चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसका जल्दी से पकने के लिए उसके अंदर एक मतलब लिक्विड डालते हैं, ठीक है, उसको हम विनेगर बोलते हैं, ठीक है। अब इनका प्रयोग किया जाता है मोस्टली किसमें, पिकल्स में, ताकि वो लंबे समय तक रहें। देखिए आप कोई भी अचार देखते हैं तो उसके अंदर हम सरसों का तेल डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक क्या ना हो, खराब ना हो। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स, हम क्या यूज करते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड का प्रयोग हम उधर करते हैं जो भी स्वीट्स है, जैसे कन्फेक्शनरी का जो भी सामान है वहाँ पे जो भी आपको स्वीट्स मिले, जैसे कि आइसक्रीम में लगा लो आप, ठीक है, तो उसके अंदर हम सिट्रिक एसिड मिला देते हैं ताकि वो लंबे समय तक क्या ना हो, खराब ना हो। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, इसका प्रयोग भी हम करते हैं जैम्स और जेली को लंबे समय तक चलाने के लिए, ठीक है।
जो भी आप जैम्स और जेली बनाते हैं फ्रूट्स की, उसके अंदर हम सोडियम मेटा बाइसल्फेट डालते हैं ताकि वो काफी समय तक रहें। एक और होता है इसमें सोडियम बेंजोएट, ठीक है, उसका प्रयोग भी करते हैं हम जैम्स और जेली के अंदर ही ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है। बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स, देखिए आप लोग कोई भी जैसे आप नमकीन खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, तो आप देखते हैं कि क्या होती है, एयर टाइट कंटेनर में होती है, ठीक है। इनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यानी इनको नमी से बचाने के लिए हम इनको एयर टाइट पैकेट में तो रखते ही रखते हैं, साथ में हम इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भी डालते हैं जिसे हम लिखते हैं N2 से, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ऑक्सीडेशन को रोकती है यानी उनको खराब होने से बचाती है। लास्ट है बाय पेस्चराइजेशन। देखिए पेस्चराइजेशन क्या होता है, ये हम जो दूध पीते हैं, ठीक है, अमूल का दूध है जो थैली में आता है, वीटा का दूध है, ये पेस्चराइजेशन की प्रोसेस से होकर आता है। मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए जो भी हम दूध है, जैसे भैंस का दूध है या गाय का दूध है, तो क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। उसको 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 20 या 30 सेकंड तक उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। उसके तुरंत बाद उसको एकदम से ठंडा कर लिया जाता है। तो आपको पता है जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर स्पेशली दूध, किसी चीज़ के अंदर क्या है, दूध, तो उस दूध के ऊपर एक परत जम जाती है जिसे हम क्रीम बोलते हैं। तो उस क्रीम को रिमूव करके ही उन जो दूध बच गए आपका, उसको हम पैकेट्स में डालते हैं जो हमारे पास अमूल और वीटा की जो पैकिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो समझ गए आप कि जो मिल्क है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्विक उसको कूलिंग करते हैं, एकदम से उसको ठंडा भी करते हैं ताकि उसके अंदर जो क्रीम वो निकल जाए और जो दूध उसकी पैकिंग हो जाए। तो ये कुछ तरीके थे बच्चों जिससे हम भोजन को लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। अब आपके इस लेसन में एक और टॉपिक रहता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल में आपको अब करा रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार तो फोटो आओ। अब देखिए लास्ट हम करते हैं हमारा द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो लिविंग यानी जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स है और जो नॉन लिविंग है जैसे एयर वाटर है, इनके द्वारा किस प्रकार एक साइकिल बनता रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, उसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गे कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, जो ये नाइट्रोजन इसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। और इसको फिक्स करने के बाद में आगे जो इनका यूज कर रहे हैं वो अर्थ के अंदर जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के सॉइल के अंदर वो कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है उन लेगुमिनियस प्लांट्स के द्वारा जिनकी जो रूट्स हैं वो काफी ज्यादा नाइट्रोजन लेते हैं। जैसे हमारा चना है तो इसकी जो जड़ें हैं, गेहूं है, तो इनको क्या चीज ज्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट आती है। अब यहाँ से जो सोइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, जो नाइट्रोजन आ गई है, जो फिक्स की गई है आपके ब्लू ग्रीन एल्गे और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि हमारा राइजोबियम है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो ये चेंज की गई है, फिक्स की गई है, आगे फिर इसका यूज करें प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, यानी प्लांट्स ईटन एज फूड बाय एनिमल्स। तो जो प्लांट्स है ये खा लिए गए किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। अब एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं कुछ समय बाद देखिए एनिमल्स डेड हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे। और प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, जिन्हें हम बोलते हैं डिके, ठीक है, यानी वो कमजोर होकर टूट जाएंगे। अब प्लांट्स भी यहाँ पे डिके होकर डेड हो गए और एनिमल्स भी डेड हो गए। अब इन दोनों को आगे जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के अंदर ही कन्वर्ट हो गए। इनको फिर चेंज किया जा रहा है, डिकम्पोज किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरियाज होंगे, फंजाई होंगे, वो इनको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, डिकम्पोज कर देंगे। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको
सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे, यानी इनको मिट्टी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हम देखते हैं कि हर रोज कितने ही मतलब एनिमल्स और कितने ही पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो एनिमल्स थे जो मर गए, उनकी सिर्फ हमें हड्डियां ही नजर आती हैं, बाकी जो उनकी बॉडी के ऊपर जो मांस था, ठीक है, कुछ भी था उनकी बॉडी के ऊपर, वो नहीं रहता, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मिट्टी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। कोई पेड़ है उसके ऊपर भी जैसे दीमक लग गई है, कुछ भी हो गया, तो वो भी मिट्टी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। तो डिकम्पोज कर दिए गए किसके द्वारा? बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा। अब देखिए ये वापस किस में आ जाएंगे? नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब आपने देखा प्लांट्स जो है, प्लांट्स ने जो नाइट्रोजन ली वो ली जमीन से, मिट्टी से, और फिर इनको प्लांट्स को खाया किसने? एनिमल्स ने, और एनिमल्स फिर डेड हो गए, फिर डेड एनिमल्स आ गए, फिर प्लांट्स आ गए। ये वापस जो बैक्टीरिया हैं और जो फंजाई इसको क्या करके डिकम्पोज करके इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। फिर आगे जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के, इनको आगे डेनिट्रीफाइंग किया जाएगा, ठीक है। जो कुछ बैक्टीरिया होंगे इसको डिकम्पोज करके किस में बदल देंगे? नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे, और वापस ही हमारे नाइट्रोजन के अंदर आ जाएगी। आपको पता होगा बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक आपके लेसन नंबर 2 का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कृपया करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने व्यूज़ दें, नहीं लगी कोई कमी है तो भी आप अपने व्यूज़ दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार कर सकें। आप इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई भी डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम आपको देंगे। और जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।